नेता विपक्ष के तौर पर जो कुछ उन्होंने कहा, विपक्ष का कहना है कि वो सारे बहुत अहम मुद्दे थे, उनको उठाया गया और इसीलिए सरकार को इतनी दिक्कत हो रही है। पहले से था कि राहुल जी बहुत अग्रेसिव होंगे, वो हुए, और जिस तरह से मोदी जी ने काउंटर किया, चूंकि वो इस तरह की भाषा बोल चुके थे सारी चीज़ें, तो उनकी भी तो आप जानते हैं मोदी की जो है कि मोदी हर एक मुद्दे को छोड़ते तो नहीं है किसी तरह। प्रधानमंत्री जी चाहते तो उनके एक एक तर्क को बिल्कुल उखाड़ के फेंक सकते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मखौल बना के उसको डिसमिस करने की कोशिश की, वो डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। वो नेता सदन है। आप डिप्टी स्पीकर के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। पिछले 5 साल तक आपने डिप्टी स्पीकर आपने बनाया नहीं। विपक्ष कोई बात कहेगा कि आप नीट पर चर्चा कीजिए, आप सुनेंगे नहीं। कोई संशोधन प्रस्तुत करेगा बातचीत करने के लिए, उस पर आप तैयार नहीं होंगे। विपक्ष का नेता कोई बात कहेगा तो उसको आप बालक बुद्धि कहेंगे। ये डरी हुई सरकार है। 2029 के जब चुनाव होंगे तब नरेंद्र मोदी 80 साल के हो जाएंगे और राहुल गांधी 59 के होंगे। 2029 में राहुल गांधी एक बड़े विकल्प के रूप में रहेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि अब प्रधानमंत्री मोदी का वो चमक है, जो वो लोकप्रियता थी, वो ढलान पर है। राहुल गांधी के भाषण से देश में एक निगेटिविटी पैदा हुई, एक निराशा की स्थिति पैदा हुई। बदले की राजनीति हावी है। चुनाव में किसी ने किसी का जो कुछ भी बुरा किया है और दोनों पक्षों ने एक दूसरे का बुरा किया है, उस बुरे का बदला सदन में निकाला जा रहा था और सदन को उस बुराई का अखाड़ा बना देना, इससे खराब कुछ नहीं हो सकता और इसके लिए एक पक्ष दोषी नहीं है। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आपका पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी लेकर एक बार फिर हम आपके साथ जुड़े हैं। देखिए, लोकसभा का पहला सत्र खत्म हो चुका है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब सरकार बनी उसके बाद ये पहला सत्र था, छोटा सत्र था, खत्म हुआ। लेकिन इस सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा एक बात की रही, वो रही नेता विपक्ष राहुल गांधी के भाषण की, जिसको लेकर विपक्ष के अपने तर्क हैं, सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं। राहुल गांधी के भाषण को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके कंडक्ट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन नेता विपक्ष के तौर पर जो कुछ उन्होंने कहा, विपक्ष का कहना है कि वो सारे बहुत अहम मुद्दे थे, उनको उठाया गया और इसीलिए सरकार को इतनी दिक्कत हो रही है। और यही बड़ी वजह है कि राहुल गांधी की इमेज को एक बार फिर अलग बताने की कोशिश की जा रही है। क्या ये सही है? और जिस तरीके से ये पूरी कवायद हो रही है, जो कुछ राहुल गांधी ने उठाया, उन मुद्दों में जो बातें हैं और जिन तथ्यों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो कितने सही है और उनको लेकर अब तक जिस तरीके से पूरी राजनीति आगे बढ़ रही है, आगे और क्या कुछ होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खबरों के खिलाड़ी मौजूद हैं। सारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्णिमा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सुनील शुक्ला सर हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, समीर चौगावकर जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी हैं। रामकृपाल सर, सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। राहुल गांधी का नेता विपक्ष के तौर पर हम लगातार पिछले 2-3 हफ्तों से चर्चा कर रहे थे कि एलओपी का पद लेंगे कि नहीं लेंगे। फिर उन्होंने एलओपी का पद लिया, स्वीकार किया, बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से भाषण हुआ और उसके बाद जो पूरी उनके भाषण पर राजनीति हो गई, उसको किस तरीके से देखें? देखिए, राजनीति तो होनी ही थी। राजनीति पहला भाषण हो तो राजनीति का ही ये मतलब जो भी कुछ भी है, तो ये भाषण तो राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं अगर एक बहुत थोड़े में कहूँ, हालांकि वो एक्सपेक्टेड लाइन पर था, उनके बोलने से पहले ही जब वो एलओपी बने तो लोग यही सोचते थे कि देखें मोदी और राहुल में कौन बाजी मारता है। दर्शक भी यही थे और मुझे लगता है कहीं ना कहीं से ये दोनों नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष, दोनों भी अगर निचोड़ देखिए तो मुझे लगता है कि समस्याएं कही गई, लेकिन मुझे लगा कि राहुल जी मोदी पर बोल रहे थे और मोदी जी राहुल पे बोल रहे थे। ईमानदारी की बात यह है, शुरुआत है, अच्छी बात थी, लेकिन अगर ये यहीं थम जाए, इसके आगे न बढ़े, तो मेरा हमेशा ये होता है कि जब आपके विचार बिल्कुल साफ हैं, सवाल साफ हैं, तो बॉडी लैंग्वेज या कोई और गेस्चर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना कोई अपशब्द की ज़रूरत होती, किसी तरह की नहीं, किसी का भी हो। तो मुझे लगता है कि देखिए, पहला ये था मौका और सब लोग जान रहे थे और वाकई था भी कि राहुल जी डिफैक्टो तो ये माना ही जाता है कि मोदी जी के बरक्स राहुल ही हैं। वो अलग बात है कि जनता क्या चुनती है नहीं चुनती है, लेकिन उनको राहुल का एक तरह से उड़बी है माना जाता है। और पहले राहुल ने 2019 में कहा भी था एक तरह से वो जो चीज़ें थी वो काफ़ी हावी रहीं। मुद्दे मुझे लगा दोनों तरफ से मुद्दे कहीं जिन पर होना चाहिए था
वो मुद्दे कहीं ना कहीं दब गए। पर्सनालिटी का जो शोर शराबा रहा, उसने कैसे क्या किया, जैसे होता है स्कोर करना। और जनता में भी देखिए जो रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट भी आए हैं कि बहुत साफ तो मैंडेट नहीं है जो भी है। तो कुल मिलाकर के कि ये एक स्ट्रांग अपोजिशन इसमें आया है, नो डाउट। बीजेपी पहली बार जो है वो गठबंधन मतलब अकेले अपने बूथे 272 नहीं पाई है, तो इसका भी एक असर है। और दूसरा एक होता है कि लोग, एक बहुत बड़ा तबका जो था परिवर्तन की बात सोच रहा था, वो नहीं हुआ। और किन्हीं कारणों से, तो वो जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आहत का भी एक अभिमान होता है और वो किसी न किसी रूप में निकलता है। तो शुरुआत ये रही, लेकिन फिर मैं इसी बात को कहूँगा कि दोनों ने एक दूसरे पर ज़्यादा बोला बनस्पत की देश की समस्याओं के। लेकिन मैं इसको कोई मतलब मैं इसकी आलोचना भी नहीं कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड लाइन पर था, पहले से था कि राहुल जी बहुत एग्रेसिव होंगे, वो हुए। और जिस तरह से मोदी जी ने काउंटर किया, चूँकि वो इस तरह की भाषा बोल चुके थे सारी चीज़ें, तो उनकी भी तो आप जानते हैं मोदी की जो है कि मोदी हर एक मुद्दे को छोड़ते तो नहीं है किसी तरह। अब वो जो भी है उसको बहस हो सकती है कि उनको जो देवताओं की या इस तरह के उनके फ़ोटो नहीं दिखाने चाहिए थे, तो मोदी जी को भी बालक बुद्धि वाला जो चीज़ हुई, ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत हो गई है। दोनों ने जो राजमाइश कर दी, जनता है, निर्णय तो जनता करती है, किसने स्कोर किया किसने नहीं। मैं कोई किसी को कहूँ कि तो अच्छा नहीं होता, लेकिन आगे से मुझे लगता है कि पर्सनालिटी कल्ट थोड़ा पीछे होगा और देश की समस्याएं जो भी हैं, जो अच्छी चीज़ है उस पे पक्ष विपक्ष आगे बढ़ेंगे जो देश हित में है। जो कोई विवादास्पद इशू हैं उनको लेकर के बहस होगी। लेकिन मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि जो भी कुछ भी हो रहा है वो सब खराब है, और सत्ता पक्ष का भी एक ये गुरूर नहीं होना चाहिए कि हम जो भी कानून बनाने जा रहे हैं वो सब देश हित में ही है। अपोजिशन का भी एक रेस्पेक्ट हो, जिसको मैं फिर वो आखिरी लाइन कह के ख़त्म करूँगा कि लोकतंत्र की बुनियादी बहुत छोटी सी परिभाषा है, बहुमत का शासन और अल्पमत का सम्मान, मतलब विपक्ष का सम्मान। ये रहे तो अच्छा होगा। ये रहे तो अच्छा होगा। लेकिन राजनीति जिस तरीके से हो रही है, देखिए राजनीति होगी, राजनेता है पूर्णिमा जी। लेकिन एक बात, अभी जो तमाम भाषण में राहुल गांधी की बातें थी, जिसको लेकर बातें विवाद हो रहा है, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, चुनावी मोड से अभी विपक्ष या राहुल गांधी निकले नहीं हैं। केवल जवाब देना, ये बताना कि हम 99 पर आ गए हैं। पूरे भाषण को लेकर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि पूरी कोशिश ये थी ये बताने की कि विपक्ष जो है वो बड़ा मजबूत है, अब हम जो है बहुत ताकतवर हो गए हैं, एकदम कंधा चौड़ा करके खड़े हो और किसी भी बात पे बस भिड़ जाएंगे, बाकी जो होगा वो देखेंगे। ये वाला मोड नजर आया ज़्यादा। देखिए आदर्श जी, अगर इसके पहले का जो प्रीफेस था उसको देखिए तो उसमें क्या था, कांग्रेस मुक्त विपक्ष, कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त संसद। प्रधानमंत्री जी ने नैरेटिव ये सेट किया था, उनका था 400 पार, मतलब विपक्ष तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। तो जब विपक्ष उससे बढ़ के अपनी पूरी संख्या के साथ आ गया है, जो बिल्कुल आमने सामने अब हो गए हैं, और संख्या में उनकी 240 है, इनकी सब मिला के 234 है, बाकी एनडीए के साथ जो है मिला के, तो ऐसी कोई विपक्ष की संख्या भी कम नहीं हुई है। तो विपक्ष को तो ये मौका मिला है, तो वो उसका टोन यही होगा, ये हमें पहले से पता था। और राहुल गांधी की तरफ से जो भाषण या जो भी उनका एग्रेशन हमें दिखा है, वो एकदम नेचुरल रिएक्शन था। किस चीज़ का, कि जो हमने पिछले 10 सालों में राजनीति देखी है, राहुल गांधी के ऊपर पर्सनलाइज्ड अटैक्स जो देखे हैं, तो उसका तो जवाब वो देते ही, उनको पहला मौका मिलता वो हाउस में जवाब देते, और प्रेडिक्टेबल लाइंस पे उन्होंने जवाब दिया। तो पर्सनलाइज्ड अटैक्स तो बहुत पहले से शुरू हो गए थे ना। हाँ, लेकिन राहुल गांधी को उतना मौका नहीं मिला था ना उसको इस तरह से बिल्कुल काउंटर करने का प्रधानमंत्री के सामने एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, शैडो प्राइम मिनिस्टर अपने आप, मतलब वो पोस्ट है माना जाता है, तो बिल्कुल सामने खड़े होकर जवाब देने का मौका नहीं मिला था। तो जब आमने सामने ये दोनों स्ट्रांग पर्सनालिटीज टकराई हैं, तो ये नेचुरल था, हमें पता था कि राहुल गांधी की तरफ से ऐसे ही भाषण आएगा। लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मुझे अननेसेसरी अग्रेशन अच्छा नहीं लगता है। राहुल गांधी अपनी बात शांत तरीके से, सौम्य तरीके से कह सकते थे, सटीक
उनकी बातें थी, जो बातें उन्होंने, मुद्दे जो उठाए हैं उसमें कहीं पे कोई ये नहीं है कि वो अननेसेसरी फिजूल की बातें की हैं। उन्होंने बातें उन्होंने सही उठाई हैं। और ये भी जो उन्होंने कहा कि भाई विपक्ष के साथ जो जनता है उसकी बात सदन में आनी चाहिए, तो वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा था और उस तरह से उनका जो भाषण था वो तो बिल्कुल सही था। लेकिन वो जो अननेसेसरी बॉडी लैंग्वेज में हमें हिंसा दिखाई दे रही थी, उसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं इतना कहना चाहूँगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जी के भाषण में जो एक सार्काज़म था, सार्काज़म थोड़ा बहुत होता तो चल जाता है। उन्होंने पूरा का पूरा जो एलओपी की जो पोजीशन है उसी को एकदम से नकार दिया। इनफेंटाइल, बालक बुद्धि, मतलब इनफेंटाइल जिसमें कि कोई बचपन वाला उसमें जिद है, अल्हड़पना है, कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं है, ये मुझे सही नहीं लगा। भाई आप पर्सनली किसी से कितनी भी खुंदक रखते हो, बट किसी भी पोस्ट पे वो इंसान है तो उस पोस्ट की आपको इज्जत करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी चाहते तो उनके एक एक तर्क को बिल्कुल उखाड़ के फेंक सकते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मखौल बना के उसको डिसमिस करने की कोशिश की, वो डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। वो नेता सदन है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और जो विपक्ष की आवाज़ है उसकी रेस्पेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो मुझे नहीं दिखाई दिया। तो ये तो खैर पहला आमने सामने इनका मुकाबला था, एक वर्बल डुअल टाइप की चीज़ थी, हमें पता था कि यही होगा। लेकिन उससे जो अच्छी बात ये सामने आई है कि सरकार पे दबाव बन चुका है। वो जो विपक्ष की आवाज़ जो उठी है उस दिन, उस दबाव के कारण ही हम देख रहे हैं कि नीट में सीबीआई इंक्वायरी हो गई, लोग इतने अरेस्ट हो रहे हैं, वो गहराई तक उसकी जांच अब होगी और कुछ ना कुछ उसका अच्छा निकलेगा आउटकम, ये हमें पता है। अग्निवीर पे भी जितनी बहस हो चुकी है, सरकार उसका कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, ये हमें पता है। तो अब इसको एक दूसरे के सामने वर्बल डुएल का एक मसला ना बना के इन लोगों के मुद्दों पे केंद्रित करना चाहिए, ये मुझे लगता है। ये बात है, लोगों के मुद्दे पर केंद्रित होना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरीके से दिख रहा है ना, एक दूसरे को जवाब, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। अवधेश सर, राहुल गांधी भाषण दे रहे थे एलओपी के तौर पर, सबको उम्मीद थी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन कुछ चर्चाएं जैसे हमेशा होती रही कि कुछ ना कुछ वो कह जाते हैं। वो चाहे हिंदुओं वाला मुद्दा हुआ जिसको बीजेपी ने बहुत बड़ा बना दिया, उसके बाद अग्निवीर को लेकर, तथ्यों को लेकर तमाम सवाल उठ गए। ये क्या केवल निशाना साधने के लिए कुछ भी बोल जाने की प्रक्रिया है, या इसमें कुछ तथ्य भी था, क्योंकि लगातार इस पर अब विवाद छिड़ा हुआ है? देखिए, इस 18वीं लोकसभा के साथ जो शुरुआत की संसद हुई है, इसने पूरे देश में डर पैदा किया है। इस प्रकार का मैंने कभी संसद का अधिवेशन देखा नहीं था, ज़्यादा हंगामा भी देखा, और पूरे देश में संसद के भविष्य, भारत के राजनीति के भविष्य को लेकर एक डरावना जो है मतलब दृश्य की कल्पना हुई है कि भैया अगर आगे यही स्थिति रही तो क्या संसद में हिंसा भी हो सकती है। इसको अगर आप इस समय कोई बहुत सामान्य कह के खारिज करता है तो मुझे उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से, विपक्ष के नेता का पद जो है बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण और गरिमामय होता है। राहुल गांधी जी जब भाषण दे रहे थे, मैं कंटेंट पर बाद में आऊँगा, तो एक बार प्रधानमंत्री खड़े हुए, 2 बार गृह मंत्री खड़े हुए, लेकिन उनके पूरे भाषण को, जिसमें इतने झूठ थे, अनर्गल थे, गैर संसदीय शब्द थे जो कि संसदीय मर्यादाओं के प्रतिकूल थे, एकदम चुनावी भाषण में भी कई बार वैसे आरोप नहीं लगाए जाते थे, वो भी तथ्य थे, तो उसके बावजूद सबने सुना। लेकिन वही जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए तो शुरू से जो विपक्ष ने हंगामा शुरू किया, हंगामा तो छोड़िए, जैसे बाहर कोई चलता है किसी को उपहास उड़ाने के लिए, हम हुआ 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 हुआ, कभी सुना था क्या आपने संसद में? हुआ 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 हुआ, ये जो आवाज़ निकाली जा रही थी, क्या संसदीय गरिमा के अनुरूप थी? और वो वीडियो में आ गया है जब राहुल गांधी जी स्वयं उठा रहे हैं लोगों को, उठो 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 उठो, हंगामा करो, जिस पर कि अध्यक्ष को टोकना पड़ा है। तो ये जो एक विपक्ष के नेता की यह भूमिका और इस प्रकार की स्थिति जो है बिल्कुल डरावनी है। पूरा भाषण राहुल जी का ऐसा ही था कि सामने वाले को उत्तेजित करो, उत्तेजित होकर वो खड़े हो, हंगामा हो, आवश्यकता पड़े तो कुछ लोग हिंसा करने आ जाएं, फिर इसको लेकर के जनता और देश के बीच में जाओ कि ये देखो कैसी फासिस्ट शक्तियां हैं। अगर इस रणनीति से आगे संसद चलेगी तो कुछ भी संसद में हो सकता है। सरकार को घेरना, आलोचना करना, आप सरकार की किसी बात को स्वीकार नहीं करिए, ये सब हमने देखा है, सब चल सकता है।
लेकिन राहुल गांधी जी ने यह साबित किया है कि जो कुछ उनको पद मिला है उस पद के गरिमा के अनुरूप स्वयं को अभी तक उन्होंने नहीं ढाला है। और जो उनका माइंड वॉश पिछले 5-7 जो नए मतलब एक नए मार्क्सिस्ट है ना राहुल जी, मतलब मार्क्सवाद में तो बहुत सारे लोगों का, मार्क्सवादी जितने थे पहले के, बहुत कमिटमेंट था उनके अंदर। पुराने वामपंथी जो खूनी क्रांति की बात करते थे सत्ता, उसमें ज्यादातर लोगों में एक कमिटमेंट होता था अपनी आइडियोलॉजी को लेके, उसके लिए वो लड़ते भी थे, जेल जाना, लाठी खाना। ये जो नए कम्युनिस्ट जो हैं इनका कोई कमिटमेंट नहीं है, ये नॉन कमिटल जो है कम्युनिस्ट है, वामपंथी हैं, जिनमें आज पहली बार मतलब पहले तो पूंजीपति, आज पूंजीपति भी उसमें उस कम्युनिज्म के साथ है कि चाहते हैं कि इस प्रकार का ये इस देश और दुनिया में वातावरण बने। तो राहुल जी उनकी आवाज है, संसद में वो चीजें गूंजी है, तो एक डरावनी स्थिति बनी है। अब दोनों में अंतर देखिए, राहुल जी की कई बातें गलत साबित हो गई। अग्निवीर के जिस परिवार का उन्होंने नाम लिया है, वो कल सभी अखबार में खबर छप गया कि हमारे परिवार को इतने पैसे मिले, हम संतुष्ट हैं, हम ऐसा हुआ नहीं है। तो अब संसद में विपक्ष का नेता अगर इस प्रकार से गलत बयानी करे, एमएसपी पर कृषि मंत्री को खड़ा होना पड़ा। और वही आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री को उपहास का विषय बनाना, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के भाषण में क्या अंतर था? मौलिक अंतर इतना ही था कि राहुल गांधी जी ने जिस ढंग से एक उसके लिए शब्द बड़ा कठिन है खोजना कि सीधा हमला करो, कुछ भी रास्ते में नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण से यह साबित किया कि व्यंग और कटाक्ष के माध्यम से भी बड़े बड़े हमले और जवाब दिए जा सकते हैं। और राहुल गांधी के भाषण से देश में एक निगेटिविटी पैदा हुई, एक निराशा की स्थिति पैदा हुई, एक भारत के भविष्य को लेकर चिंताजनक और बिल्कुल एक जैसे होता है ना कि हमारे देश का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय है। वहीं प्रधानमंत्री के भाषण में जहां विपक्ष के प्रति हमला था, जहां राहुल गांधी के प्रति उत्तेजित और गुस्सा होते हुए भी एक बाल सुलभ बातें कह के उनकी बातों को मतलब उनका कटाक्ष किया गया। सबसे बड़ी बात उसमें थी कि इसके बावजूद देश में एक आत्मविश्वास पैदा करना, देश का एक बेहतर भविष्य पैदा करना और देश के लिए भविष्य में काम करने का वायदा करना, तो एक पॉजिटिविटी पैदा किया। तो दोनों के भाषण में मौलिक अंतर था। जो अंतिम बात मुझे कहनी है कि चूंकि नरेंद्र मोदी 2 बार बहुमत की सरकार, भाजपा की बहुमत की चला चुके हैं, तो हम उसी फ्रेम में सारी चीजों को देखते हैं। लेकिन इस देश में आज 240 सीट है, 232 सीट वाली नरसिंह राव सरकार, जिसका चुनाव पूर्व कोई गठबंधन भी नहीं था, ये तो चुनाव पूर्व गठबंधन है जो 292 है, उसने पूरे भारत को के इकोनॉमी को, सोसाइटी को, कल्चर को, पूरा स्पेक्ट्रम बदल दिया, वर्णक्रम चेंज कर दिया। उसमें कुछ नहीं था उसके साथ, कांग्रेस के लोग भी विरोध में थे। तो 240 सीट की जो सरकार है वो देश को उस रूप में नहीं बदल सकती है। ये पैदा करना कि लंगड़ी लुज्जी है वो आप करते रहिए। मैं तो उससे छोटी सरकारों को भी इस देश में देखा हूं। तो इसे ये जो संसद का अधिवेशन है, हम लोग कामना करते हैं कि शायद विपक्ष को ज्यादा सद्बुद्धि आए, सत्ता पक्ष को भी आए कि विपक्ष के साथ थोड़ा बहुत अगर इस समय उसी राहुल गांधी से हमको डील करनी है तो हम कैसे डील करें, ये भी एक ठीक ठाक पॉजिटिव रणनीति बने और आगे शायद संसद चले और देश के मुद्दे पर एक होकर लोग काम करें। लेकिन मुझे इसकी संभावना नहीं दिखाई देती। नहीं, ये जो आखिरी में आपने बात कही ये बड़ी महत्वपूर्ण है और यही मेरे मन में बहुत देर से चल रहा था, क्योंकि संसद को चलाना और गरिमापूर्वक तरीके से चलाना केवल विपक्ष या केवल सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, दोनों की है। केवल एक दूसरे की छीछालेदर करते रहे दोनों बड़े नेता, सदन के नेता विपक्ष, मुद्दों पर बात हो या गलत तथ्य दे दिए जाएं कुछ भी गलत साबित करने के लिए, ऐसे चलेगा सदन या वाकई तालमेल दिखेगा या बनाना पड़ेगा, दोनों को मिलकर बनाना पड़ेगा। वर्तमान में जिस तरह के भाषण हुए, चाहे दोनों तरफ की मैं बात कर रहा हूं, वैसी स्थिति लग तो नहीं रही। और राहुल गांधी तो बिल्कुल अग्रेसिव मोड में, अभी भी चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। समन्वय कौन बनाएगा? आप प्रोटेम स्पीकर के नाम पर विपक्ष से सहमत होने के लिए तैयार नहीं है, आप एक नई परिभाषा बना देंगे। आप डिप्टी स्पीकर के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। पिछले 5 साल तक आपने डिप्टी स्पीकर आपने बनाया नहीं। विपक्ष कोई बात कहेगा कि आप नीट पर चर्चा कीजिए, आप सुनेंगे नहीं। किसी कोई संशोधन प्रस्तुत करेगा बातचीत करने के लिए, उस पर आप तैयार नहीं होंगे। विपक्ष का नेता कोई बात कहेगा तो उसको आप बालक बुद्धि कहेंगे। ये डरी हुई सरकार है। देश के संसदीय इतिहास में पहली बार इतने कम अवधि का सत्र चला है। इससे कम अवधि का सत्र कभी नहीं चला और यह सरकार संसद से हमेशा भागती रही है। अब सरकार को देख लीजिए आप, 50 दिन, एक साल में 50 दिन का सत्र हुआ है। कभी भी इस देश में इस तरह की स्थिति नहीं हुई। आप जनमत का दावा करेंगे, जन समर्थन का दावा करेंगे और संसद में बैठेंगे भी नहीं। विपक्ष का नेता आपके लिए ताली बजाएगा, तभी समन्वय कहा जाएगा। विपक्ष का नेता बेरोजगारी की बात करे, विपक्ष का नेता महंगाई की बात करे,
विपक्ष का नेता आर्थिक विषमता की बात करे। अगर अगर अग्निवीर योजना इतनी ही लंबी चौड़ी थी और बहुत ही इसका लिए सरकार तैयार थी तो चुनाव के दौरान क्यों नहीं बात कर ली? चुनाव के दौरान क्या किसी भी सत्तारूढ़ दल के नेता ने अग्निवीर पर चर्चा की क्या? किसी भी राज्य में, जिस राज्यों में यह विषय था, कौन से तथ्य गलत हैं? जो अग्निवीर का नोटिफिकेशन है उसी में क्या लिखा हुआ है, आप उसी की बात कर लीजिए। झूठ कह देना कि सब कुछ झूठ है, ये कोई बात थोड़ी होती है कि विपक्ष जो कह रहा है सब झूठ झूठ है, आप जो कह रहे हैं सब सच सच है। ऐसे नहीं चलता। संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, ये तथ्य है। और अपने विषय उठाना ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। वो भी जनता के प्रतिनिधि होकर के चुन करके आए हुए हैं, उनके पास भी एक जन समर्थन है। 200 अगर 230 की संख्या में है विपक्ष है तो उसको आप सुनेंगे नहीं, किस लिए कि आपके पास 290 का समर्थन प्राप्त है। आप अपने से विपरीत मत रखने वालों के साथ मिलकर के सरकार चलाएंगे तो आप बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। विपक्ष को किसने नहीं सुना सर? राहुल गांधी का तो पूरा भाषण हुआ, कितनी बार उनके भाषण में सवाल कैसे नहीं हुई? आप कुछ मुद्दों पर जरूर हुई, लेकिन उनके भाषण को रोका तो नहीं गया ना, उस तरीके से तो नहीं हुआ जैसे पीएम के भाषण में हुआ। साहब सवाल ही नहीं आदर्श जी, मेरी स्मृतियों में नहीं है कि विपक्ष का नेता बोल रहा हो और प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया हो। मेरी स्मृतियों में नहीं है कि विपक्ष का नेता बोल रहा हो गृह मंत्री ने हस्तक्षेप किया हो, कभी नहीं हुआ ये। और इसी संसद में, पिछली संसद में पहली बार हमने देखा था कि सत्तारूढ़ दल के लोग संसद में हल्ला मचा रहे थे और सत्तारूढ़ दल के आप हल्ले गुल्ले में संसद की कार्रवाई नहीं हुई। सत्तारूढ़ दल कभी हंगामा नहीं करता था, मैंने नहीं देखा कभी। यहीं पे हुआ, तब तो आपने सवाल नहीं पैदा किए। डरा कौन रहा है? अगर विपक्ष आपसे बात करेगा कि ये सवाल देश के सामने है, आर्थिक विषमता बढ़ रही है, किसानों की बदहाली है, वो कह रहे हैं कि एमएसपी का इशू क्या है देश में? एमएसपी बार बार घोषित करने का सवाल है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देने का सवाल है? अगर कहेगा विपक्ष का नेता कि एमएसपी का सवाल है और आप इसे बोल नहीं रहे हैं तो आप कहेंगे कि नहीं सब एमएसपी तुम दे रहे हैं। मुद्दा विमर्श क्या है? और अगर आप कहेंगे कि अब प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे कि हिंदुओं को हिंसक कहना अपराध है, किसने कहा हिंदुओं को हिंसक? आप तथ्यों को तोड़िए मोड़िए मत ना। जिम्मेदार नेता, सदन के नेता की तरह से अभी आप बात करेंगे। और अगर आप सदन के नेता की तरह से बात करेंगे तो डरा कौन रहे? डर का भाव अगर देश में पैदा होगा तो खत्म किसकी वजह से होगा? अगर नीट के 23 लाख विद्यार्थी सड़क पर हैं तो उनको आश्वासन कौन देगा? सरकार देगी ना। आप उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप ही तो 1 साल तक किसानों को सड़क पर रखे हैं। किसने डर का माहौल पैदा किया? जो काम सरकार का है, आज हाथरस में कोई घटना हो गई, किसकी जिम्मेदारी है लोगों को आश्वासन देने का कि नहीं से जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसके जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनके साथ उनको कानून के तहत कार्रवाई की जाए? कुछ नहीं करते हैं आप। सवाल यह है कि विपक्ष के नेता के रूप में आप सोचिए कि विपक्ष के नेता का दर्जा आपने तो दिया नहीं, सरकार ने नहीं दिया विपक्ष के नेता का दर्जा ना, तो जनता ने दे दिया। आप दे सकते थे, पिछली बार भी आप संख्या बल के आधार पर जो कहा जा रहा था कि साहब आपके पास संख्या ही नहीं है हम नहीं देंगे, करेक्ट, कोई बात नहीं है। लेकिन सरकार अगर उसके अंदर सदाशयता होती, कहते नहीं सर एक विपक्ष का नेता भी होना चाहिए, एक और दूसरी चीज आप डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। आप सरकार विपक्ष कह रहा है कि आप विपक्ष के पार्टियों को डिप्टी स्पीकर बनाइए। सदन में व्यवस्था क्या होती है? उपसभापति राज्यसभा में या लोकसभा में डिप्टी स्पीकर, ये विपक्ष के बेंच के साथ बैठते हैं, उस सत्ता के साथ नहीं बैठते। ये जब से देश की संसद बनी हुई है तो इसका संदेश क्या है कि विपक्ष के लोगों को आप अपने साथ लाइए। तो आप विपक्ष के साथ कोई विमर्श करने के लिए तैयार नहीं। पिछले 10 साल में विपक्ष को आपने सहयोग लिया। इसी देश में विपक्ष के नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सरकार ने भेजा। पिछले 10 साल का एक उदाहरण दे दीजिए आप। विपक्ष के साथ बैठ करके आप बात करने के लिए कोई आपने पहल की हो, कोई आप उदाहरण दे दीजिए। सवाल यह है ना कि अगर आप विपक्ष के साथ विमर्श नहीं करेंगे, असहमति को सुनेंगे नहीं, आलोचना के अनुसार अपने आप को संशोधित करने के लिए आप तैयार नहीं होंगे, तो सरकार डर का भाव पैदा कर रही है। ठीक है सरकार जी। जो तथ्यों की बात हो रही है ना कि अग्निवीर पे राहुल गांधी ने तथ्य गलत प्रेजेंट किए। अग्निवीर स्कीम में ये तथ्य गलत नहीं था कि उसको कॉम्पनसेशन मिला कि नहीं मिलना था, वो इंश्योरेंस का पैसा था और एक फिक्स अमाउंट है जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि किसी अग्निवीर की अगर डेथ हो जाती है ऑन ड्यूटी तो उसको मिलेगा। उसके अलावा जो शहीद के दर्जे की बात है ना, जो कि कोई जवान जो ऑन लाइन ऑफ ड्यूटी अगर
उसकी मृत्यु होती है तो वो मिलता है, और उस दर्जे के मिलने की वजह से उसको बहुत सारी दूसरी सुविधाएं मिलती हैं, वो इन अग्निवीरों को नहीं मिलेंगी। ये बात असल चिंता का विषय है जिसके ऊपर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि एक ऐसी जगह युद्ध में दो जवान अगल बगल खड़े हैं, एक उसमें अग्निवीर का है और एक पहले जिसकी एज रेगुलर जवान भर्ती हुई है, और गोली किसी को भी लग सकती है, जान किसी की भी जा सकती है। उसमें अगर एक जवान के मन में ये आ जाए कि मेरे को गोली लग गई तो मेरे परिवार को फिर बाद में मेरे देखने वाला कोई नहीं होगा, तो वो जो एक इनसिक्योरिटी की भावना और अपने फेलो जवान के लिए जो एक हॉस्टिलिटी की भावना आएगी, वो चीज़ आर्मी में बहुत डेंजरस हो सकती है, फोर्सेज में। तो उस चीज़ को खतरा है इस अग्निवीर योजना से, और सरकार इसके ऊपर बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ठीक है, आप एक मुश्त राशि चाहे 1 करोड़ दे दीजिए, 1 करोड़ रुपया भी किसी की बाकी जिंदगी के लिए पैसा जमा कितने दिन तक आखिर किसी के साथ चल सकता है, तो वो चीज़ इनको अग्निवीरों को नहीं अवेलेबल है। मुद्दा उसका है और राहुल गांधी ने उसके ऊपर फोकस किया है। एमएसपी में भी ठीक है, गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है, लेकिन लीगल गारंटी तो नहीं है ना उसकी, तो कितने किसानों को उसका फायदा मिलता है। तो ये चीजें हैं। पॉइंट ये अपने भाषणों में अगर वो लीगल गारंटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने कहा एमएसपी नहीं मिल रही है, नहीं, क्योंकि मुद्दा जिस तरीके से बनता है सर, मुद्दा तो बना ना, लेकिन उसको डिसमिस कर देना भी सही नहीं है ना। समीर सर, सब लोग ध्यान जिस तरीके से सर ने सवाल उठाया, जिम्मेदारी पिछले 10 सालों में सत्ता पक्ष की भी तो थी ना, वो भी तो एक तरीके से विपक्ष से मुंह मोड़कर बैठे हुए थे। जो हमने लोकसभा में देखा, जिस तरह का, चाहे पिछली सरकार हो, उसके पहले की सरकार हो, दोनों से टेन्योर में लगातार हंगामा, विपक्ष को बिल्कुल नहीं सुनना, निगलेक्ट करके रखना, जिस तरह के हमले हुए, और उसके बाद अगर नेता विपक्ष बनकर राहुल गांधी इस तरीके से हमला कर रहे हैं, तो इस पर इतना सवाल या इतनी दिक्कत क्यों हो जा रही है बीजेपी को? नेता विपक्ष तो सवाल उठाएंगे, और जो उन्होंने 10 साल झेला, अब उसका जवाब भी मांग रहे हैं। देखिए, इस बार का जो मैंडेट आया है जनता का, वो 2014 और 2019 से बहुत अलग है। 2014 और 2019 में जनता ने एक तरफा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी। 10 साल के बाद जब ये जो चुनाव हुए 2024 का, इसमें जनता ने बता दिया है कि भाई एक लिमिट तक हम आपको समर्थन देंगे और विपक्ष को भी हम मजबूत देखना चाहते हैं। अब देखिए, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना होती रहती है। अब राहुल गांधी का मुझे लगता है भारतीय राजनीति में उदय हुआ है, एक विपक्ष के नेता के रूप में भी और मैच्योरिटी के रूप में भी। अब राहुल गांधी को पूर्णकालीन राजनेता बनना पड़ेगा, जो फिलहाल वो अभी तक नहीं थे। देखिए, प्रधानमंत्री 73-74 के हो चुके हैं। 2029 के जब चुनाव होंगे तब नरेंद्र मोदी 80 साल के हो जाएंगे और राहुल गांधी 58-59 के होंगे। 2029 में राहुल गांधी एक बड़े विकल्प के रूप में रहेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि अब प्रधानमंत्री मोदी का वो चमक है, जो वो लोकप्रियता थी, वो ढलान पर है। इस परिणामों ने बता दिया है, और मुझे लगता है कि 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष ये सोचेगा कि अब राहुल गांधी के सामने कौन। मुझे लग रहा है कि 2029 में राहुल गांधी एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे, जिस तरीके से उसे मैंडेट मिला। और राहुल गांधी भी इस बात को जानते हैं कि 2024 में जनता ने उन्हें विपक्ष का नेता बनने की ताकत दे दी है 100 सांसद के साथ, 99 सांसदों के साथ। अब अगर वो 5 साल बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनता के बीच लगातार बने रहते हैं, सरकार को मुद्दों पर घेरते हैं, और राहुल गांधी अगर नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में अपने आप को जनता के बीच 5 साल पेश कर पाते हैं बहुत अच्छे से, तो मुझे लग रहा है कि 2029 का समय राहुल गांधी का बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अब संसद तो ऐसी ही चलेगी। अब विपक्ष को ताकत मिल गई है। 10 साल विपक्ष को महसूस हुआ कि हमारे पास संख्या बल बहुत कम था, विपक्ष का नेता का पद हमारे पास नहीं था, तो सरकार ने हमें हर मामले पर दबाने की और कुचलने की कोशिश की, कहीं पर भी सहमति बनाने की कोशिश नहीं की। जहां सरकार थोड़ा स्पेस हमको दे सकती थी, सरकार ने वो भी स्पेस हमको नहीं दिया। विपक्ष 10 साल इस बात को महसूस किया है। अब विपक्ष को लग रहा है कि भाई अब विपक्ष का नेता हमको बन गया, अब सरकार रोक नहीं सकती। हमारे पास 233 सांसद है, आपके पास 293 सांसद है, तो बहुत बड़ा फर्क नहीं है। तो अब हम सदन के अंदर हमारी ताकत को बताएंगे। अभी तय है कि देखिए, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, और सरकार का काम है विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देना, संसद को चलाना। देखिए, संख्या बल तो सरकार बनाने की लगता है, लेकिन संसद चलाने के लिए सहमति चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में जिस तरीके से संबंध चले गए, गर्त में चले गए, जिस तरीके से कटुता आ चुकी है, मुझे लग रहा है उसमें सहमति बनने की कहीं गुंजाइश नहीं है। अगर कहीं लगता है कि विपक्ष के साथ सहमति बनना है या मिलकर संसद चलना है, तो मुझे लगा कि छोटे सत्र के अंदर कहीं कोशिश दिख सकती थी, चाहे सत्ता पक्ष से हो चाहे विपक्षी तरफ से हो। तो मुझे लग रहा है कि दोनों ने इस तरह की कोशिश नहीं की है। तो आने वाला समय जो चलेगी, अगली 5 साल संसद जो चलेगी, 15 सत्र होंगे, मुझे लग रहा है उसका ट्रेलर हमने देख लिया है कि किस तरीके से चलने वाली है। किसी भी मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में सहमति बनेगी नहीं, और आने वाले, चाहे वो बजट सत्र भी आने वाला है, इसी महीने शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर सत्र आएंगे, शीतकालीन सत्र आएंगे, और बाकी जो सत्र आएंगे हर साल, मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल होगा अब सत्र का चलना। जब हमने देख लिया कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष किस तरीके से पूरे समय होल्ला करता रहा, तो विपक्ष ने बता दिया है कि जब वो प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव पे अगर वो होल्ला कर सकता है,
तो जब सत्र नॉर्मल चलेगा, जब प्रश्नकाल होंगे, शून्यकाल होगा, बाकी सब चीज़ें होंगी, तो सत्र कैसे चलने वाला है। मुझे लग रहा है कि अब अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर सरकार संसद को चलाएगा, सार्थक चर्चा और बहस देखने को मिलेगी, तो मुझे लगता है इसकी संभावना बहुत कम होगी। अब हमें सबसे ज़्यादा सड़क पर संघर्ष दिखेगा, सबसे ज़्यादा हमें वेल में संघर्ष दिखेगा, सबसे ज़्यादा हमें गलियारे में बाहर, संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अब संसद चले, इसकी संभावना मुझे बहुत कम नजर आती है। नहीं, एक तो ये बात आप कह रहे हैं, और जब मैंने राहुल गांधी का भाषण देखा था जिस वक्त संसद में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण देखा, तो जो एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी, उसमें जैसे बहुत से लोग जो देख रहे थे, जयदीप सर, बड़ा अहम है समझना, क्योंकि अब जब भी सत्र चलेगा, वो मुद्दे तो अपनी जगह जो है सो है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन वो केवल लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल गांधी वर्सेस मोदी ऐसी ही दिखाई देगी। और पहले भी हम सत्रों का हाल देख चुके हैं, अभी भी हमने देखा क्या कुछ हुआ। तो इस परिस्थिति में तो रास्ता कोई निकलेगा नहीं, केवल वर्सेस की लड़ाई चलती रहेगी। देखिए आदर्श, बहुत सारी बातें आई हैं, सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत करीब से देश की संसदीय राजनीति को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं लगातार अलग अलग जगहों पर। मुझे लगता है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र मेरे लिए तो बहुत ही निराशाजनक था। चुनाव हुए, बहुत लंबे चुनाव थे, और इस चुनाव में जिस तरीके के अलग अलग चरणों में प्रचार युद्ध हुआ, व्यक्तिगत आक्षेप, व्यक्तिगत हमले हुए, उसके बाद परिणाम आ गए, और परिणामों में जो कुछ भी हुआ हमने सबने आकलन किया, जैसी अपेक्षा थी वैसा नहीं हुआ, विपक्ष मजबूत बनकर ये सब हो चुका। लेकिन जब सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है, सरकार बन चुकी है, तो एक बहुत अलग तरह की अपेक्षा होती है। और मुझे ये लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही उन अपेक्षाओं के स्तर पर बहुत अधिक निराश किया है, बहुत अधिक। ऐसा लगा ही नहीं कि चुनाव खत्म हो गया है, ऐसा लग रहा है कि चुनावी गुबार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, बदले की राजनीति हावी है। चुनाव में किसी ने किसी का जो कुछ भी बुरा किया है, और दोनों पक्षों ने एक दूसरे का बुरा किया है, उस बुरे का बदला सदन में निकाला जा रहा था, और सदन को उस बुराई का अखाड़ा बना देना, इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। और इसके लिए एक पक्ष दोषी नहीं है। चुनावी राजनीति को सदन तक लाना, ये दोनों ही पक्ष इसके अपराधी हैं, और इस अपराध से जनता को और हम जैसे पत्रकारों को इनको मुक्त होने का मौका नहीं देना चाहिए, और वो सुन लें खुलकर। दोनों ही तरफ से मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। राहुल गांधी जो एक अनुच्छुक राजनेता के तौर पर, और अलग अलग छवियां उनकी बनाने की जो भी प्रयास किया गया, सत्ता पक्ष या विपक्ष जिसके भी द्वारा, विरोधी दल द्वारा जो भी उनको कहा गया, उससे उबरने के कई मौके उन्होंने अपनाए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अलग छवि बनी, लेकिन फिर वो कैम्ब्रिज में भाषण देकर उसी छवि, ये सब लंबी बहस हो गई। लेकिन अब जब उनको अपने गठबंधन के तहत, इंडिया गठबंधन जिसका खूब हंसी मजाक, इंडी सब कुछ हो गया, वो सब खत्म हो गया ना। गुबार छंटता है ना भाई, कि गुबार को उड़ाए रहोगे, गर्दा उड़ता है, गर्दा बैठता भी है ना, उस गुबार को कितनी देर तक उड़ाए रखोगे। गुबार छंट गया, आप विपक्ष के नेता बन गए, जो कि लोगों को लग रहा था बनेंगे। तब आपके पास सबसे बड़ा अवसर था उस अनिच्छुक राजनेता से स्वयं को एक स्थापित राजनेता के रूप में सदन में कायम रखने का। कितने सारे मुद्दे उठाओगे, कितना कंफ्यूज करोगे। शिवजी का फोटो लाकर स्टंट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। और ये बात इस देश में होती है, लगातार दुनिया में होती है, और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, आप किसी भी और अन्य धर्म के किसी भी प्रतीक को इस तरह किसी भी देश की संसद में लाकर बता दीजिए मुझे उसके बारे में मजाक करने को। क्यों सहेगा कोई सहिष्णु समाज? आपको क्या जरूरत थी उस प्रतीक को इस तरीके से सदन में उछालने की? उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब चुनावी दौर से बाहर आना चाहिए। जो हो गया वो हो गया, बालक बुद्धि कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रधानमंत्री के पद पर रहकर शोले फिल्म के डायलॉग के जरिए किसी को कुछ तंज कसने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे लगता है गलती दोनों तरफ से हुई है, और उस गलती का खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ेगा। ये देश मजबूत विपक्ष चाहता था, मिल गया है। इस देश ने जिसको जो सबक सिखाना था वो जनता के स्तर पर सिखाया जा चुका है। जनता ने सबक सिखा दिया, राजनेता सबक सीखने को तैयार नहीं है। दोनों अपनी अपनी परिस्थिति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। विपक्ष को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम मजबूत हो गए और हमें नेता प्रतिपक्ष मिल गया है, किस तरह के मुद्दे उठाने और किस तरह के मुद्दे नहीं उठाने हैं। आप जबरदस्ती हंगामा कर रहे हैं, वेल में लोगों को भेज रहे हैं, वहां पर इशारे कर करके भेज रहे हैं। आपकी छवि बदलने का जो सारा जिम्मेदारी है, जवाबदेही, वो आपके ऊपर है। आपकी छवि कोई और नहीं बदलेगा। आप मीडिया को दोष मत दीजिए, लोग जो आपकी छवि बनाते हैं उसको दोष मत दीजिए, सोशल मीडिया को दोष मत दीजिए। आप जो कर रहे हैं, आपकी छवि वही आपका रिफ्लेक्शन है कर्मों का। दोनों तरफ से मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, ये छोटा सत्र रहा, लेकिन जिस तरह की राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद बयानबाजी हुई,
सदन की मर्यादा का जो स्तर दिखाई दिया, मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकता हूं कि अब जब बजट सत्र होगा, मानसून सत्र होगा, उसमें ये कम से कम अब तो ये धुंध छट जाए, गुबार छट जाए, लोग जो सच्चाई है उसको स्वीकार कर लें कि भारत की राजनीति में जो जनादेश आया है वो सर्वोपरि है, उस जनादेश के ये मायने हैं और अब हमें सरकार चलानी है और आपको विपक्ष चलाना है। इतनी छोटी सी बात आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और चुनाव को में जो आपके अंदर घाव थे उनको हरा रखकर उन हरे घावों को लेकर आप सदन में आ रहे हैं। क्या ये हमें दिखाई नहीं देता? मुझे लगता है भारत की राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही, लेकिन साथ ही साथ ये कि जिस तरह की आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बदले की राजनीति, और लगभग वही लग रहा है अवधेश जी। और बात मैं सत्ता पक्ष की भी करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होता है, मैं आ रहा हूं सर, आपके पास ही आ रहा हूं, सुन लीजिए, मैं उसी में जोड़ देता हूं। बालक बुद्धि, प्रधानमंत्री के तौर पर आप नेता सदन हैं, आप अपना भाषण थोड़ा बेटर कर सकते थे या हमला उस तरीके से कर सकते थे कि लगता कि हाँ वो गंभीरता है। यहाँ उसमें भी स्पष्ट तौर पर लग रहा है कि बस अब उधर से जवाब आया है तो इधर से भी जवाब उसी तरीके से जाएगा, कुछ इस तरह की कोशिश नजर आई। शुरू में ही यही कहा कि लग रहा था कि राहुल मोदी पर बोल रहे हैं, मोदी राहुल पर बोल रहे हैं। तो मैंने पहले ही कहा आपसे, एक जो जयदीप भाई ने भी कही बात, मैं और आपके यहाँ पर पिछली बार भी कई बार मैं बात कह चुका हूँ, जब ये हो रहा था कि राहुल जी विपक्ष के नेता अगर बनेंगे, तो मैंने कहा था यही बात कि राहुल जी एक आज़ाद पंछी की तरह रहे हैं। जब वो विपक्ष के नेता होंगे तो वो पद अधिकार तो देता है, लेकिन अधिकार से ज़्यादा वो आप जिम्मेदारी भी आपको देता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं दोनों पक्षों के लिए कह रहा हूँ, संसद को सड़क बनाने के लिए वर्तमान भारतीय राजनीति बहुत हद तक जिम्मेदार है। और मेरा ये मानना है कि चाहे कोई भी सत्ता में आए या जाए, संसद और सड़क का फर्क रहना चाहिए, हमेशा रहा है और ये पूरी दुनिया में होता है। जब आप इलेक्शन में जाते हैं, कुछ भी आप बोलते हैं, लालू जी बोलते थे, मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताऊं, आडवाणी जी, बाबरी विध्वंस जब हुआ था उसके बाद खूब मिठाइयाँ बांटे थे, लोग खाए थे, आप सबने देखा है। और उसके बाद कभी भी उन्होंने किसी जनसभा में ये नहीं कहा कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन संसद में आकर के उन्होंने कहा कि हाँ हमें दुख है, गलत हुआ। क्योंकि आप जहाँ बोल रहे हैं, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, राजनीति कुछ भी रहेगी, भारत रहेगा, उसकी संसद रहेगी, तो उसकी गरिमा जो है, जैसा कि जगदीप भाई ने कहा कि जिस तरह से दोनों जिम्मेदार हैं और दोनों को भी एक स्तर बना के रखना चाहिए था। अब इसमें मैं नहीं चाहता हूँ कि कौन शुरुआत किसने की, कहीं से भी, वो तो जाहिर सी बात है कि राहुल पहले बोले हैं, मोदी बाद में बोले हैं। लेकिन बाद में भी मेरा केवल यही कहना है कि एक शेर है कि लहजे का करिश्मा है कि आवाज़ का जादू, वो बात भी कह जाए मेरा दिल भी दुखे ना। लेकिन ये किसी पॉजिटिव संदर्भ में लिखा गया था। यहाँ जो हुआ है वो लहजे का करिश्मा और आवाज़ का जादू, कंटेंट गायब है। देश की जनता कंटेंट के बारे में सोचती, ये कोई ऐसा नहीं था कि जैसे बहुत होता है ना कि हम शब्द भले न सुने, केवल सुर से हम बिल्कुल वो हो जाते हैं। तो संसद में ये नहीं होना चाहिए। तो जो हुआ है गलत, लेकिन मैं बताऊं एक बात, हालांकि मैं हमेशा आशावादी रहा हूँ, ये देश है, यहाँ समस्याएं उठेंगी, उनके हल निकलेंगे। मैंने वो इमरजेंसी का भी दौर देखा है, मैं खुद उसमें था, और किस तरह से वो रात हम लॉक कर रहे थे और मेरे ही बगल वाले हॉस्टल के लड़के को पकड़ के ले गए, और उस पर क्या लिखा, मतलब आपको बताऊँ, इस देश में जब उसके लिए कोई हुआ, जज ने पूछा कि क्या इनको क्यों पकड़े हो, तो लिखा था पुलिस ने उसमें, जो इनके कमरे से एक पोस्टर बरामद हुआ जिस पे लिखा था कि अन्याय और असत्य के आगे झुकना कायरता है। यह अपराध था इमरजेंसी में, गांधी जी का नीचे नाम लिखा हुआ था। तो आप कल्पना कर सकते हैं, उस अवसर से भी हम निकल आए। DIR और मीसा भी हमने, डिफेंस इंडिया रूल और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उससे भी निकल आए। तो देश तो निकले, भी निकल जाएगा। और मैं बता दूं, ये जो कोई भी कर रहा है, जनता मैच्योर है, समझदार है, और वो तो 5 साल में या 2.5 साल में, 4 साल में जब भी मोहर लगाती है, बिल्कुल सही लगाती है। ये जो लोग आज की तारीख में
रिप्राइजल के, हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि प्रतिशोध की भावना से राजनीति नहीं होती है, और ये किसी पर भी लागू होता है। ये उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। जनता तभी देखेगी जब आप देश की समस्याओं के लिए गंभीरता से अपनी बात को रखेंगे। उसमें बॉडी लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है। शब्द अगर आपके सवाल आपके तीखे हैं तो ऊंची आवाज या नीची आवाज करने से किस कोई मुद्दे पर बात है, क्या कंटेंट है, उस पर ज्यादा है। अवधेश जी, आप एक तो कुछ कहना भी चाह रहे थे, और दूसरी बात ये प्रतिशोध की राजनीति का जिक्र जिसका किया जयदीप सर ने भी किया था और रामकृपाल सर भी कर रहे हैं। प्रतिशोध की राजनीति की जिम्मेदारी सबसे पहले तो सत्ता पक्ष की भी हो जाती है ना। आप बार बार राहुल गांधी ने भाषण दिया, तमाम मुद्दे उठाए, उनके भाषण को लेकर सबसे पहले बीजेपी ने सवाल उठाना शुरू किया, या अलग अलग तथ्यों को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, तो वहाँ जो आप इमेज डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका जवाब तो विपक्ष भी देगा ना आपको, तो जिम्मेदारी आपकी भी हो जाती है। देखिए, जो जयदीप कार्णिक जी ने कहा उसमें तो एक भाव है कि हमारा देश कैसे ठीक रहे और आगे संसद गरिमापूर्ण ढंग से चले, इसलिए उस पर अलग से टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। बाकी रामकृपाल जी ने भी जो कहा है उसके पीछे भी एक भाव है कि भाई प्रतिशोध से राजनीति नहीं चलती है। बात ठीक है, सिद्धांत प्रतिशोध से राजनीति नहीं चलती है, लेकिन हमसे ज़्यादा उम्र है इनकी। इन्होंने देखा है कि कितने राजनीति जो है बगैर प्रतिशोध के अगर भारत में होती तो भारत की दशा पहले ही काफ़ी कुछ ठीक ठाक हो गई होती, इसलिए वो होता है हमारी राजनीति में। तो जो होता है, जो हुआ है, जो हो रहा है, उसके आधार पर बात करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे दो साथियों ने, सुनील शुक्ल जी ने और पूर्णिमा जी ने कुछ ऐसी बातें कही है, अगर सत्य को झूठ, अगर मतलब सत्यहीनता किसी को सत्य दिखाई देने लगे, गरिमाहीनता गरिमा दिखाई देने लगे, और मतलब आप जिसको कहते हैं कि झूठ को आप सच साबित करने लगे, तो उसका तो कोई चारा नहीं है। क्योंकि इस पार्लियामेंट में भले जो कुछ भी कहे, जिसने पूरा देखा है, विपक्ष मजबूत है, ये बात ठीक है, सरकार की संख्या कम गई है, ये बात ठीक है, लेकिन सरकार की संख्या कम गई है तो सरकार अपनी साख खत्म कर दे कि हमारी संख्या है, सरकार अपनी इकबाल खत्म कर दे, सरकार कहे हम तो बहुत कमजोर हैं, आप जो कुछ करोगे हम क्या है, हम तो कमजोर हैं, हम तो उत्तर दे ही नहीं सकते। क्या देश में ऐसे सरकार चलेगी? 292 की संख्या से कम पर इस देश में सरकारें चली हैं कि नहीं चली हैं? मैं 232 का तो उदाहरण आपको दिया है। उससे नरसिंह राव ने क्या परिवर्तन नहीं किया भारत में। आज जो पूरे इकोनॉमी हम देख रहे हैं भारत में, इतने टेलीविजन चैनल, लिबरलाइजेशन में बाकी चीजें जो है उसी की देन है। 2004 में 145 वही नहीं कर रहा हूं, 145, वो तो मैं उस पर तो आया ही नहीं। और इस देश में अजीब हो रहा है, राहुल गांधी 2014 में जितनी कमेटियां बनी थी कांग्रेस के चुनाव के, उस सबके चेयरपर्सन थे, चाहे वो जितनी कमेटियां बनी थी, वो 12-13 कमेटियां अलग अलग बनी थी। 206 पर उनकी शुरुआत हुई थी, 44 पर आके टिकी है। 3 चुनाव के बाद 206 से 99 है, बड़ी उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी 2014 में आए, 283 सीटें मिली है। 3 चुनाव के बाद 240 से 283 से फेल हो गए हैं। तो ये जो विश्लेषण होता है ना, एक पक्षीय नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी का चुनाव घटा है, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी जो 206 से शुरू किया, 99 पर, ये ऐसे इस बार का विपक्ष ऐसे कर रहा था जैसे सरकार वो चला रहा हो। सरकार तो उसका अधिकार है बनाना, नैतिक गलत तरीके से दूसरी सरकार बन गई है। ये तो चुनाव हारे हैं, हम चुनाव जीते हैं, ये जो ईगो है, ये जो मतलब अहंकार है, ये समस्या पैदा हो गई है। अगर चुनाव जीते हैं तो आपकी सरकार बनी क्यों नहीं हो। और देखिए, पूरे में हमने देखा है विपक्ष के नेताओं ने भाषण दिया है, थोड़े बहुत हल्ला हंगामा हुए हैं। सत्ता पक्ष ने बहुत ही मतलब सामान्य तरीके से जो उठाए जा सकते हैं, जो सामान उठाया जाता है, ये कह रहे हैं कि कभी भी विपक्ष नेता पर प्रधानमंत्री खड़े नहीं हो। मैं पूछ रहा हूं 50 बार के ऐसी घटनाएं हैं। मैंने अपने अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे हैं, सामने से शरद पवार खड़े हो रहे हैं, चंद्रशेखर जी खड़े हुए हैं, एक आध बार सोनिया जी खड़े हुई हैं। ये हम लोगों ने लगातार देखा है अपने समय में, ऐसा कभी होता नहीं है। प्रधानमंत्री ने खड़े होकर जो उनको स्वीकार नहीं उसका प्रतिवाद किया, और यह एक संसदीय परंपरा की स्वाभाविक स्थिति होती है। अगर कहते प्रधानमंत्री की बहिष्कार करो, हम नहीं सुनेंगे, चले जाएंगे, तो बात होती। विपक्ष का नेता बैठा जब बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री पूरे समय सम्मान से बैठा हुआ है। ये क्या गरिमा दिखाना नहीं होता है कि इसको आप अस्वीकार कर रहे हैं? और आप बोल क्या रहे हैं? आप तो ये बोल रहे हैं ना, मैं पूछ रहा हूं इस समय, अगर वो कह रहे हैं कि हिंदू तो सत्य है, हिंदू सहिष्णु होता है, लेकिन दिन रात हिंदू हिंदू करने वाले हिंसक है, क्या यही बोल सकते हैं कि दिन रात इस्लाम इस्लाम करने वाले हिंसक है? हिंदू को आप आरएसएस में बीजेपी का हिंदू, फलाने का हिंदू बांट देंगे। क्या आप कह सकते हैं कि देवबंद का इस्लाम यह है, बरेलवी का इस्लाम यह है? क्या आप कह सकते हैं कि मौलाना मदनी का इस्लाम यह है? क्या आप कह सकते हैं कि ओवैसी का इस्लाम यह? हिम्मत है तो कह के देखो। हिंदू सहिष्णु है, इसलिए हिंदुओं के बारे में संसद में आप कुछ भी बोले
बोलेंगे। आप शिव जी का ले आकर मतलब दिखा रहे हैं, अपनी राजनीति का हथियार बना रहे हैं। हिम्मत है तो जरा दूसरे धर्म का लाके दिखाइए। और लोग कह रहा है कि गरिमामय है। इस साधारण स्थिति बनी है। क्या भारत का संसद इस स्थिति तक जाएगा? क्या विपक्ष का नेता ऐसे एक्टिंग करेगा? आरएसएस और बीजेपी के विरोध करने के लिए आप हिंदू हिंदू सब चिल्लाएंगे तो उस पर आपत्ति नहीं की जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदू के बारे में आप 50 बांट सकते हैं कि अवधेश कुमार का हिंदू है तो ये रामकृपाल सिंह का हिंदू है, ये समीर चौंगाकर का है, ये आदर्श का हिंदू है, लेकिन सास है तो बताओ काके इस देश में इस्लाम की कोई लहराओ। अगर संसद में हिम्मत है तो नहीं लहरा सकते हैं, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। हिंदू में यह विचार विनिमय का एक संस्कार रहा है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। वो असाधारण घटना थी, असहनीय घटना थी। अगर यही बात किसी इस्लामिक देश में इस्लाम के बारे में हुआ होता, मैं पूछता हूं आप सब लोगों से और आपके श्रोताओं से, क्या स्थिति हुई होती? आपने टाल दिया कि बहुत अच्छा कर दिया, और पूछ रहे हैं मैंने अध्यक्ष को आप जो है कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि अध्यक्ष जी इस संसद में शिव जी की तस्वीर दिखाई जा सकती है कि नहीं, शिव जी की तस्वीर दिखाई जा सकती है कि नहीं? क्या मैसेज दे रहे हैं आप? क्या ये है गरिमा? तो इसीलिए कह रहा हूं, देखिए सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन विपक्ष अगर गरिमाहीन विहीन करेगा तो सरकार की जिम्मेवारी उस गरिमाहीन व्यवहार का जवाब देना भी होता है। ये आप गरिमा से मत उतरिए। अब क्या उस स्तर पर आ जाते, क्या वो झूठा कहने लगता क्या प्राइम मिनिस्टर? अगर उन्होंने एक बताया कि भाई कोई गले पड़ जाता है, जो बच्चा जो चंचल होता है, तो एक कटाक्ष की शैली में उन्होंने कहा है और वो उनका व्यवहार है, वो व्यवहार से साबित करें। अभी भी उस व्यवहार में बदलाव नहीं है। क्या संसद के इतिहास में विपक्ष के किसी नेता का इतना बड़ा पार्ट क्या रिकॉर्ड से हटाया गया? आप अध्यक्ष को पार्टी बना दे रहे हैं खड़ा होकर, आप सभापति को पार्टी बना दे रहे हैं। इस समय इस देश में देखिए ये बड़ा षड्यंत्र मुझे दिखाई देता है कि एक समय जो कम्युनिस्ट क्रांति करके सत्ता बदलते थे अपने हिसाब से, वो समय चला गया है। जो एक हारे हुए कम्युनिस्ट और समाजवादी हैं, हारे हुए नकारे हुए, वो देश में भी है, दुनिया में है। एक नए तरीके से उन्होंने दुनिया भर में एक कोशिश की है, भारत के अलावा दुनिया में भी दिखाई दे रहा है कि सत्ता को बिल्कुल अनैतिक साबित करो, झूठा साबित करो, पाखंडी साबित करो। जो संसद है उस पर साबित करो कि फासिस्टवादी सत्ता हावी है। अध्यक्ष, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, सब पर इसका दबाव है, सारी संस्थाओं पर काबिज है। और ये झूठ बोलते हैं, धर्म के नाम पर झूठ बोलते हैं, आपको भड़काते हैं और लोगों के अंदर उत्तेजना पैदा करो। ये जो एक पॉलिटिक्स इस समय कांग्रेस का जो नया एक नया चोला है वाम मार्ग का ना, राहुल गांधी उसकी दुनिया की आवाज बन के उभरे, ये ज्यादा चिंताजनक है। राहुल गांधी को देश का पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करना है, बीजेपी को उखाड़ फेंके, लेकिन देश की गरिमा का, हिंदुओं की भावनाओं का, इस देश के सभी धर्मों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स सीमित रहे। प्रधानमंत्री ने को अंत में कहा है और मैं उसको ठीक मानता हूं कि आप जिस भाषा में समझेंगे हमारे पास उसी भाषा में जवाब देने का रास्ता बचेगा। और यह स्थिति है इस समय देश में। ऐसा थोड़े हो सकता है कि विपक्ष 230 जीत गया हो तो विपक्ष जैसे भी चाहेगा वैसे ही चीजें चलेगी। चीजें नियम कानून संविधान के तहत चलेगी, परंपराओं के अनुसार चलेगी। अगर ऐसा नहीं चलता है तो आप आइए, आप लाल संविधान, अच्छा उस समय कहां संविधान जा रहा था कि शपथ ग्रहण में लाल रंग का संविधान लहराने की क्या आवश्यकता थी? मुझे आप बताइए, कौन संविधान देश में खत्म कर रहा है? तो ये सारी बातें जो हो रही है, ये जो स्टंट का पॉलिटिक्स आ गई है और स्टंट के पीछे जो एक अजीब किस्म की आइडियोलॉजी है कि हर चीज को बदनाम करके, जनता को भड़का करके, और तभी हम सत्ता में दोबारा आ सकते हैं। चुनाव का मोड को कायम रखना है विपक्ष की है कि अगर इनकी सरकार बराबर करते हुए गिरा दी तो आगे हम जीत सकते हैं। इसमें संसद का चलना बहुत कठिन मुश्किल है। पूर्णिमा जी, आप जवाब देना चाहते हैं? जवाब देना नहीं मैं चाहती हूँ। मैं हिंदू सहिष्णु नहीं है, उसकी सहिष्णुता का उदाहरण हमें अब ये अवधेश जी की टोन में अभी दिखाई दे गया कि अगर हम आपके विचार से सहमत नहीं है तो आपके शब्दों में इतनी हिंसा जब दिख रही है सिर्फ इस 6-7 लोगों के ग्रुप में, तो जब वो बड़ा सदन है तो वो हिंसा कितनी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सकती है हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस तरह का जो हिंदू शब्द के उपयोग पे जो रिएक्शन था प्रधानमंत्री जी का, और उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण बात नहीं है, हमें इसका ये बहुत खतरनाक स्थिति है और हमें इसका जवाब देना होगा। जिस वक्त प्रधानमंत्री कह रहे थे और जिस तरह से उनका चेहरा तमतमाया हुआ था, आदर्श जी, प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है और वो एक एक शब्द जो बोलता है वो डाउन द लाइन सड़क तक जाता है, और वो जवाब देने को अगर जनता अपने तरीके से इंटरप्रेट करने लगे तो सड़कों पे क्या स्थिति होगी आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और उसकी छोटी मोटी हमें उदाहरण देखने को मिल गए हैं। लुधियाना में एक शिवसेना के एक नेता को किसने मारा, क्या किया, हमें नहीं पता। बीच चौराहे पे सरेआम
तस्वीरें आ गई हैं, वो निहंगों ने तलवार से- तमिलनाडु में बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष था, उसके घर के सामने दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। तो एक मैसेज सदन से जाता है और वो मैसेज अगर आप अपनी वर्बल टोन से भी वायलेंस का दे रहे हैं, जवाब देने की एक वो मैसेज जनता को दे रहे हैं, तो ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है। नहीं, एक मैसेज तो ये भी जा रहा है ना पूर्णिमा जी, राहुल गांधी तस्वीर लहरा रहे हैं शिव जी की और उस तस्वीर को इधर रख दे रहे हैं, उधर रख दे रहे हैं। राहुल गांधी और किसी धर्म के प्रतीक को तो नहीं लहरा रहे हैं, इस्लाम की बात तो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने गुरु नानक की भी तस्वीर लहराई। उन्होंने इस्लाम की भी बात की। उस तस्वीर चूंकि होती नहीं है इसलिए वो लहरा नहीं सकते थे, उन्होंने इस्लाम की भी बात की और वो एक कॉन्टेक्स्ट में अपनी बात रख रहे थे। वो शिव जी को लहरा के ये नहीं कह रहे थे कि ये कांग्रेस का हम कुछ मैसेज दे रहे हैं, वो एक कॉन्टेक्स्ट में रख रहे थे कि जो अभय की मुद्रा है वो हर धर्म में वो एक ही बात कहते हैं और वो कॉन्टेक्स्ट अलग था। वो कॉन्टेक्स्ट ये नहीं था कि वो सारे हिंदुओं को हिंसक बता रहे थे या कुछ उस तरह का संदेश दे रहे थे। तो किसी भी बात को कॉन्टेक्स्ट से हटा के आप उसको जनरलाइज कर देंगे और फिर उसमें किसी को धमकी देंगे, तो ये देश के लिए खतरनाक है, इस राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए खतरनाक है। इससे सड़कों पे एक मैसेज गलत जाता है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। सुनील सर, चुनाव के पहले बार बार आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुसलमान करती है। विपक्ष के नेता बनते हैं, पहला भाषण होता है, आप हिंदुओं को लेकर जो कुछ कहते हैं, ठीक है आपका कॉन्टेक्स्ट कुछ हो, लेकिन बीजेपी आपको उसी पिच पर लेकर चली जाती है। तो इस बात का तो ध्यान रखा जा सकता था ना कम से कम। बीजेपी लेके तो उसी आप ट्रैप में फंस गए, आपने उनको फंसाने की कोशिश की। बीजेपी जिस पिच पे लेके जाएगी उस पर लोग चले जा रहे हैं। आप संसद में सिंगोल लेकर के आएंगे, वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप संसद में धर्म गुरुओं को बैठाएंगे, खास धर्म गुरुओं के लोगों को, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और शिव जी की प्रतिमा कोई लेकर के चलाया, फोटो लेकर चलाया तो उससे अपमान हो गया। सवाल इस बात का नहीं है, जितने धार्मिक आयोजन है उसमें आप शामिल होंगे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं कि हिंदुओं के नेता हैं। आप देश के नागरिकों को हिंदू और मुसलमान के तरीके से नहीं बांट सकते ना, बांटना नहीं चाहिए। धार्मिक गुरु जो चाहे सो करे। और आपके ऊपर आरोप लगेगा, अगर किसी निर्वाचन आयोग की आलोचना की जाएगी तो देश कमजोर होने लगा और निर्वाचन आयोग जो चाहेगा उसको करता रहे। विपक्ष की शिकायतों का वो संज्ञान नहीं लेगा तो निर्वाचन आयोग की शिकायत नहीं की जाएगी, कर दी जाएगी तो देश कमजोर होने लगा। किसी संस्था की शिकायत कर दी जाएगी, अगर कह दिया जाएगा कि ईडी एक गड़बड़ियां हो रही हैं, साहब देश कमजोर हो रहा है। और आप जो मना है सो करते रहिए। मतलब आप यही निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में 2 दर्जन अधिकारियों को बदल दे, बहुत अच्छा है। और उत्तर प्रदेश में एक्सटेंडेड चीफ सेक्रेटरी को लेकर बढ़ाता रहे निर्वाचन आयोग, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई शिकायत कर दे निर्वाचन आयोग की तो देश कमजोर होने लगा। यह हिंदू मुसलमान के तरीके से जो सोचने की प्रवृत्ति है, यह उचित नहीं है। इस देश का प्रत्येक नागरिक हिंदुस्तान का नागरिक है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। राजनीति, आप बहुसंख्यकवाद की राजनीति चिंता का विषय है। आप अल्पसंख्यकों के बारे में कोई बात नहीं करते हैं, सवाल इस बात का नहीं है। बहुसंख्यकों को अगर आप भड़काते हैं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ, चिंता इस बात की होनी चाहिए। देश समाज की सुरक्षा का सवाल तब पैदा होता है। आप मुद्दों की बात कीजिए ना, मुद्दों पर बात कहाँ करने के लिए आप तैयार हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जब बोलते थे, प्रधानमंत्री के रूप में जब बोलते थे, तब किसी नहीं टोका उनको। विपक्ष के नेता नहीं बहुत टोका। अरे मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री नहीं प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक, विपक्ष के नेता के रूप में अगर अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे हैं तो किस प्रधानमंत्री ने उनको टोका है? कैसे बात कर रहे हैं? मैं सत्तारूढ़ दल की बात कर रहा हूं। मैं आप विषयांतर मत, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं कि विपक्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री की बात। और ये कब हुआ है? राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाए, उसके पहले विषयों पर चर्चा क्यों नहीं हुई है? अभी जब विपक्ष कह रहा था कि हम नीट पर चर्चा कीजिए, नहीं पहले आप अभिभाषण पर चर्चा कर लीजिए। आप सवाल है कि आपको विपक्ष भी जनप्रतिनिधि है, वह जबरदस्ती नहीं घुस गया है संसद में। और अगर वह बात कोई कर रहा है तो वह जनता की आवाज को ही लेकर के बीच में गया। सरकार की जिम्मेदारी है कि विपक्ष को भी सुने और विपक्ष के सहयोग ले। आप एक की बात को आप सिंगोल लेकर के जाएंगे तो बहुत अच्छा काम है। राहुल गांधी ने शिव जी की फोटो दिखा दी तो बहुत बड़ी अपराध हो, गरिमा गिर गई। दोनों चीजें नहीं चलेंगी ना। संसद संविधान के अनुसार चलेगी, संवैधानिक गतिविधियों के लिए संचालित होगी, संवैधानिक नियमों के अनुसार संचालित होगी, सबके लिए होगी, वो किसी एक के लिए नहीं होगी। अगर आप और प्राथमिक जिम्मेदारी के हम लोग सुनते चलते चले आए हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए।
जो आदमी सत्ता में है उसकी बात कीजिए पहले आप, और बड़े जो आदमी वो करता चले जाए उसके पक्ष में आप खड़े हो जाएंगे। उत्पात वही मैं कह रहा हूं, लेकिन जस्टिफाइड नहीं हो रहा है, अपराध और खुद ही जस्टिफाइड बताए नहीं, पीड़ित। सवाल ये है है मामला। और दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि पास और फेल, उस परीक्षार्थी से आप पास और फेल की बात करते हैं जिसके सामने प्रश्न पत्र आउट है, जिसके अनुसार प्रश्न पत्रों का चयन किया गया है, और उस विद्यार्थी के साथ जिसके पास पढ़ने के लिए कॉपी किताब नहीं है, उसके पास कोई संसाधन नहीं है, उसके साथ आप तुलना करेंगे। और आप दावा क्या कर रहे थे कि मैं पास होऊंगा, मेरिट लिस्ट में आऊंगा, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति भी प्राप्त करूंगा, और आप फेल हो गए। वो तो उसने कभी दावा ही नहीं किया। उस विद्यार्थी ने कहा साहब हम 33%, और पास होने की प्रवृत्ति क्या है? पास होना है 272, आप भी फेल हैं। आप अपने आप को पास होने का दावा मत कीजिए, और उस विद्यार्थी से तुलना मत कीजिए जिसके पास कोई संसाधन नहीं था, और जो संसाधन था उसको भी पास होने, जो प्रतियोगी सामने वाला विद्यार्थी था वो छीनने के लिए हम आता था, तुम्हारी कापी छीन लेंगे, किताब भी छीन लेंगे, कलम भी तुम्हारी छीन लेंगे, और उसके बाद आप व्याख्या करेंगे साहब ये पास हो गए और फेल हो गए। दोनों फेल हैं, कहीं कि दोनों फेल हैं। एक की ताकत दुगनी बढ़ी है, ये भी कहिए आप कि जिसके पास केवल 10 नंबर था वो 50 नंबर पर पहुंच गया, और ये कहिए कि आपके पास 300 नंबर था, आप फर्स्ट डिवीजन विद्यार्थी थे, आप सप्लीमेंट्री भी नहीं आ पाए। तुलना इस तरह की बात आप करेंगे ना। और दूसरी चीज जन समर्थन है, पास फेल तो क्या? इसका मतलब ये भी नहीं है कि ना कि आप सरकार को सरकार नहीं समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे? स्पीकर को स्पीकर नहीं सरकार क्यों नहीं समझेंगे, जिस तरह का टकराव हमने देखा स्पीकर को नहीं लेकर। नहीं, क्यों नहीं समझेंगे? क्या अगर स्पीकर कोई बात कर रहे हैं, क्या स्पीकर जब चुने गए तो विपक्षी नेता ने चाहे अन्य नेताओं ने उनको उनके पास जाकर उनको सम्मान नहीं दिया? लेकिन उसी सदन में जब ये बात हो रही है कि मतदान कराइए आप, मतदान की बात नहीं हुई, क्यों नहीं मतदान हुआ? देखिए आप केवल विपक्ष को नहीं घेर सकते हैं कि विपक्ष ने ही सब कुछ किया। मैं तो कह रहा हूं कि प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे पर क्यों नियम बदल दिया गया? आप एक दलित नेता को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनने दिए, 8 बार के नेता को आपने प्रोटेम स्पीकर नहीं बनने दिया, और आप कहेंगे नहीं सबका विपक्ष गड़बड़ कर रहा है। आप संसदीय मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। आज की भी तारीख तक पिछले 5 सालों तक आपने डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया, और आज भी आप डिप्टी स्पीकर के बाद भी कोई कमिटल नहीं है, और कहेंगे मैं संसदीय मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। और विपक्ष इस बात के लिए होता है ताली बजाने के लिए, वो आपके साथ ताली बजावे तो बहुत मर्यादा में है, सभी संवैधानिक परंपराओं का पालन कर रहा है। आपके काम काज पे सवाल करे तो देश को कमजोर कर रहा है, आपकी आलोचना करे तो देश की आलोचना हो जाएगी। ये नया नैरेटिव आप पैदा कर रहे हैं। एक लाइन मुझे बोल जल्दी से। मतलब ये टिपिकल जो पुराने मतलब पूंजीवादी कम्युनिस्टों की जो भाषा रही है ना, टिपिकल कि खुद भी दादागिरी करो लेकिन हम तो पीड़ित हैं। ठीक वही परिदृश्य इस समय देश में कि हम दादागिरी भी करें, अपराध भी करें, पीड़ित तो हम ही हैं, हम तो कमजोर हैं। ये इस देश में चल रहा है पाखंड। और जहां तक डिप्टी स्पीकर का सवाल है, सुनील जी बहुत वरिष्ठ आदमी है। हिमाचल प्रदेश में किसका डिप्टी स्पीकर है? दिल्ली में किसका डिप्टी स्पीकर है? पंजाब में किसका डिप्टी स्पीकर है? कर्नाटक में किसका डिप्टी स्पीकर है? मैं पूछ रहा हूँ, जरा लोग बताओ। तेलंगाना में किसका डिप्टी स्पीकर है? तमिलनाडु में किसका डिप्टी स्पीकर है? मैं तो सारे स्टेट गिना दे रहा हूँ। केरल में किसका डिप्टी स्पीकर? भाई आप खुद भी करके ना, बंगाल में किसका डिप्टी स्पीकर है? खुद देखिए। ऐसा है, ऐसा बस हो गया। अरे भाई एक जगह तो कांग्रेस या बाकी विपक्ष डिप्टी स्पीकर विपक्ष का बना के बता दें, या तो बनाया है या खाली रखा हुआ है। तो इसीलिए कह रहा हूं ना कि ये जो टिपिकल होता है ना कि एक पक्षीय झूठ प्रचार करके जनता के कोई एकदम आंखें अंधेरा साबित करो, एक अजीब किस्म की पॉलिटिक्स भारत में हो रही है। सीधा अगर विरोध करना है बीजेपी से लड़ो, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद दादागिरी करते हुए स्वयं को पीड़ित बताना। 230 हमारी संख्या है, जैसे चाहेंगे वैसे होंगे, लेकिन हम तो पीड़ित है। चुनाव में तो हमारी कुछ थी ही नहीं। अरे अजीब हालत है भाई। सर ये है कि शुक्ला जी जो कह रहे थे मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र में हमारे देश में बहुमत चाहे 1 सीट से हो, धोनी केवल सुपर ओवर में जीते थे, जबकि बम्बई एयरपोर्ट से 5 घंटे में स्टेडियम पहुंचे थे सुपर ओवर में। इस बार पाकिस्तान से भी आप 6 रन से जीते हैं। मेरा ये कहना है कि 3 चुनाव लड़ने के बाद भी कांग्रेस 42 और 44 कितना थी पहले, जो भी हो 44, दोबारा आई 52, 44-52 कितना हुआ, 8, और तीसरी बार 99। यानी 3 परीक्षा में जितने नंबर पाए हैं
वो भी 240 नहीं है। और मॉरली आप कह रहे हैं कि हम इसके वो हैं, तो अकेले अकेले में तुलना कीजिए। अगर जोड़ रहे हैं सबको तो इनका जोड़ तो पहले से था, प्री पोल अलायंस था। टेक्निकली और लीगली प्री पोल अलायंस माना जाता है, हाँ। पोस्ट पोल अलायंस नहीं है। और इंडिया अलायंस पोस्ट पोल अलायंस मतलब टेक्निकली नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक ही राज्य में आप टीएमसी अलग है, कांग्रेस अलग है, दोनों लड़े हैं। आप पार्टी अलग लड़ी है, कांग्रेस अलग लड़ी है, कोई अलायंस नहीं। तो मेरा केवल इतना कहना है कि देखिए, मॉरल हमेशा होता है कि जब नैतिक आधार पर हार जाइए तब मॉरल आधार की बात कीजिए। भैया, संविधान चलता है लीगल ढंग से, जो कानून है वही चलेगा। कानून आज की तारीख में बहुमत उनके पास है, और बहुमत है, आप विरोध कर सकते हैं अपनी बात। हमेशा एक बात होती है, वो कारपोरेट से लेकर के सदन और संविधान सब पर लागू होती है। यू कैन आर्ग्यू अप टू 11th आवर, बट 12th आवर फैसला तो बहुमत से ही होगा। बहुमत से ही होगा, ठीक है। सीधी बात है, बहुमत है, प्रधानमंत्री बना है, इसलिए लीगलिटी की फेल हो गया, पास हो गया। अगर संविधान ने 240 सीट पर भी, क्योंकि मैं जो भाई साहब बात कर रहे थे, 1992 से लेकर के आज तक कभी भी कांग्रेस 240 सीट नहीं पाई, नहीं पाएगी, नेवर। और जो बात आप कह रहे हैं संविधान को लेकर, आप शपथ तो ले रहे हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर यानी रहे। जो काम आप 36 साल में नहीं कर सके, वहां भी बीजेपी आज उतनी पर खड़ी है, फिर भी वो गलत है। गलत है। सरकारें पहले भी चली हैं, 10 साल चली है यूपीए, उसके पहले भी चली है। तो मेरा यह कहना है कि देखिए, जिस तरह से हुआ 145 सीट पा करके 2004 में, जिसको सोनिया जी कहती हैं कि हमने हरा दिया, ओनली 145 ना। वो अब वो आंध्रा भी नहीं है, तेलंगाना भी नहीं है, वो निकल चुके हैं और वामपंथ खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये मैं एक मिनट चीज़। समीर सर को ले आऊं चर्चा में, और जदीश भी को फिर आता हूं। सर, सबकी बात आपने सुन ली है, बड़ी सीधी सी बात है, रणनीतिक बदलाव तो सबको करना होगा ना। अगर ऐसी परिस्थिति रही तो वही टकराव, वही मैन टू मैन फाइट, वही सब कुछ दिखाई देता रहेगा। देखिए, अगर आप देखें उम्मीद तो मुझे कम लग रही है इसकी। देखिए, पार्लियामेंट में शक्ति संतुलन में बदलाव तो आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, अब साल में 3 सत्र होते हैं। अगर दिन में अगर देखेंगे तो साल में 60 दिन से ज़्यादा पार्लियामेंट का सेशन चलता नहीं है। तो संसद को अगर 60 दिन नेता अगर बैठ रहे हैं सत्ता पर, तो विपक्ष साथ में अगर संसद में 60 दिन साल में बैठ रहा है, 12 महीने में अगर 60 दिन बैठ रहा है 2 महीने के लिए, तो क्या दो महीने वो सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी सार्थक मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकता? संसद को अखाड़ा बनाए क्या जरूरी है क्या? मुझे लग रहा है आप 60 दिन अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक जगह बैठ रहा है, तो आप जनता के मुद्दे पर चर्चा करो, विपक्ष चर्चा करे, सरकार उसका जवाब दे, सरकार को किसी मामले में विपक्ष से चर्चा करना है वो करे। मुझे लग रहा है संसद तो चर्चा के लिए बनी है ना, आपस में समझ से बनाया जाए। जनता देश की जानना चाहती है कि सरकार और विपक्ष किस तरह संसद चलाना चाहते हैं। भाई, संसद बने इसके लिए ना कि दोनों पक्ष वहां बैठे, चर्चा करें, देश के इसमें निर्णय ले, अच्छे कानून लेकर आए। कुछ गलत हो रहा है तो सत्ता पक्ष को विपक्ष टोके, विपक्ष का कहीं सहयोग चाहिए, सत्ता पक्ष को सहयोग के अंदर ले। आप संघर्ष और लड़ाई झगड़ा तो सड़क पे करते ही हो, 12 महीने आप करते ही हो। कम से कम अगर साल में 60 दिन अगर आप इकट्ठे बैठ रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि दोनों को इस मामले में 2-2 कदम आगे बढ़ना चाहिए और सार्थक चर्चा करना चाहिए, जिससे पत्रकारों को भी मिले। और नए सांसद जो पहली बार चुनकर आए, इस बार तो 280 सांसद चुनकर आए, आप उनके सामने क्या आदर्श रखना चाह रहे हो? क्या वो ये सीखना चाहते हैं कि संसद के अंदर सिर्फ हमें होल्ला करना है? सांसद को तो पढ़ लिख कर आना चाहिए, विषयों पे पढ़े, चर्चा करे, उनके लिए विशेष सत्र आयोजित हुए, कैसे सरकार को घेरना है, विपक्ष की भूमिका कैसे निभानी है, सत्ता पक्ष को कैसे अपने प्रश्नों का जवाब देना है। अब संसद के अंदर मुझे लग रहा है कि ये इस तरह की जो परिपाटी थी कि प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाते थे, बताया जाता था, वो चीज़ें बहुत अब कम होती जा रही। संसद भी मान के चलते हैं, जा रहे पार्लियामेंट में, अभी एडजॉर्न हो जाएगी, उधम होगा, 12 बजे 1:30 बजे घर जाके भोजन करेंगे। अब संसद में जो चाहते हैं बस संसद की कार्रवाई को गंभीरता से नहीं लेते हैं। पत्रकार तो हम लोगों ने जब कवर किया, हम लोगों को भी लगता है कि क्या पार्लियामेंट चलेगा, जाना है, एडजॉर्न होना है, वापस बाहर आके कॉफी पीना है, कैंटीन में लौटकर आ जाना है। तो संसद को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। मुझे लग रहा है इसकी जो गरिमा को बनाए रखना है, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका है कि आप अगर 365 दिन में सिर्फ 60 दिन बैठ रहे हो, तो 60 दिन सार्थक हो, वहां चर्चा हो और कुछ निकल कर आए उसके अंदर, देश के हित के अंदर। सिर्फ एक दूसरे पे आरोप लगा देना और किसी हो हल्ला कर देना, संसद सत्र को खत्म कर देना, मुझे लगता है ये देश की राजनीति के लिए, संसदीय राजनीति के लिए ठीक नहीं है। अगर ये परिपाटी बन जाएगी तो मुझे लग रहा है इससे कौन निकालेगा? भाई, सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर नहीं सकती, लोकसभा स्पीकर को तय करना है, सरकार को तय करना है, विपक्ष को तय करना है।
चाय पार्टी पहले होती थी ना, मतलब कि स्पीकर चाय पार्टी में बुलाते थे, तो मुझे लग रहा है उसमें सब शामिल हो, चर्चा करे, डिसाइड करे कि किन मुद्दों पे चर्चा होना है और सार्थक चर्चा देश की जनता के सामने रखे। मुझे लग रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से हम आज की तारीख में पार्लियामेंट को देख रहे हैं, और जिस तरीके से जयदीप जी ने जो पहली बार कहा था, बहुत अच्छा कहा था कि दोनों की जिम्मेदारी है संसद सत्र को चलाना। यह बात आप कह रहे हैं। जयदीप सर, आखिरी टिप्पणी आपकी जल्दी से। देखिए, सवाल 44, 54 या 99 का नहीं है। 4 सीट भी अगर विपक्ष की आती और ये 540 के पार चले गए होते, तो भी सत्ता पक्ष का धर्म है कि नहीं कि जो 4 आए हैं उनकी भी हम बात सुने और उसका सम्मान करें। भाई, सम्मान तो सबका बराबर होना चाहिए ना। वो 4 को भी जिस जनता ने चुन के भेजा है, क्या उसकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए थी? जस्ट बिकॉज वो 4 हैं हम आपको बिल्कुल बुलडोज कर देंगे, ये एटीट्यूड होना चाहिए क्या? जब विपक्ष ने शुरू में कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले, चर्चा से पहले हम नीट पे चर्चा कर लेते हैं, तो सरकार को क्या उसमें दिक्कत थी उसको मान लेने में? आधे घंटे की भी चर्चा अगर ये विपक्ष की बात मान के अकोमोडेटिव अप्रोच दिखा के अगर कर लेते तो क्या किसका बिगड़ जाना था? लेकिन इन्होंने जस्ट बिकॉज उनके पास नंबर्स हैं और वो बुलडोज करना है विपक्ष की बात को, ये एटीट्यूड लेके चलेंगे तो सरकार नहीं चलेगी ठीक से। हाउस में यही एटीट्यूड अगर रहा तो उनको अकोमोडेटिव बनना पड़ेगा। एक लाइन मैंने जो संख्या गिनाई थी इस बात पर नहीं, जो बात कर रही बिल्कुल होना चाहिए। मैंने इस बात के कहा था कि जो अब तक कहा जा रहा है कि ये सरकार हार चुकी है, सरकार गिर गई, उस पर मैंने ये कहा कि अगर आप तुलना करना है तो पार्टी से पार्टी की तुलना कीजिए, गठबंधन से गठबंधन की तुलना कीजिए। मैंने उस बात पर कहा था कि ये जो मामले है ना, इस पर जल्दी से सर। बिल्कुल सही है। 1985 के चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला कांग्रेस को। वही 1989 के चुनाव में 189 पे आके टिक गई। कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया, सबसे बड़ी पार्टी थी वो। नैतिकता की अगर आप बात कर लीजिए, 240 पे भी आप फेल हैं, 189 पर भी वो फेल थे, लेकिन उन्होंने 1989 के इलेक्शन में कहा कि हमको जनता ने जन समर्थन सरकार बनाने के लिए नहीं दिया। सबसे बड़ी पार्टी थी और समर्थन भी था। राजीव, तब तो शुक्ला जी जब 145 ये एनडीए का चुनाव था सर, गठबंधन था पहले से काम किया। मैं बात कर रहा हूं। 145 और 200 नहीं हो सकती। क्या वैसे बात कर? लेकिन अपनी सीटें छोड़ी है ना, एनडीए ने अपनी सीटें छोड़ी हैं। कांग्रेस 99 पर होती, इंडिया गठबंधन सारी सीटें आ गई। आदर्श एक शेर है, फिर वो आएंगे। मुनीर नियाजी का, जुर्म आदम ने किया और नस्ले आदम को सजा, काटता हूँ जिंदगी भर जो मैंने बोया नहीं। क्या बात? ये जो इस समय की वही तो हो रहा है कि 50 साल पहले की इमरजेंसी लेकर चल रहा है। लीजिए, ये बात है। राहुल गांधी को क्या लेना लादना। ठीक है, जिस तरह की परिस्थिति हम देख रहे हैं संसद में टकराव, पिछले सरकारों में भी, पिछले टेन्योर में भी हमने देखा एक साथ 150 सांसद सस्पेंड भी हो जाते हैं। सवाल उस पर भी उठेगा। सवाल हर सेशन में जब पीएम बोल रहे हैं, अब सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बड़ी बात हो रही है, वॉकआउट हो जाना, वो भी हमने देखा। तो विश्वसनीयता तो बनाना सबकी जिम्मेदारी है और वो होता रहेगा। बहुत सारी बातें आ गई आदर्श, और 2-3 बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो चुनाव परिणाम आए थे उनका आकलन हमने यहीं खबरों के खिलाड़ी में और अमर उजाला पर लगातार बहुत विस्तार से किया। और उसमें एक पंक्ति आई थी जिसको मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि मेरिट में आने वाले विद्यार्थी को अगर द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना पड़े तो उसकी चर्चा होती है और हुई, लेकिन अलायंस को और सिंगल पार्टी को अलग अलग रखकर देखा जाना चाहिए। और अगर कम भी आता है, बहुमत नहीं भी आता है, तो सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता है। संसदीय पद्धति का रिवाज है। मैं फिर से वो बात दोहराऊंगा, चुनावी राजनीति की अपनी एक तौर तरीके हैं और संसदीय राजनीति के अपने तौर तरीके हैं। दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर संविधान को बदल देने के खतरे की वजह से कोई चुनावी सफलता मिली थी विपक्ष को, तो उसके बदले में लगातार आपातकाल की चर्चा करना, वो भी शुरुआती सत्र में मुझे नहीं लगता कि प्रासंगिक था। लेकिन हाँ, उसकी वजह से आपातकाल की चर्चा ही बंद हो जाए वो भी गलत है। और जो ये बात आई कि उसका राहुल गांधी से क्या लेना देना, आपकी पार्टी की विरासत को, अपने पुरखों की विरासत को, आपकी पार्टी के कार्यों को आपको ढोना पड़ेगा। संघ ने, जनसंघ ने, भाजपा ने जो कुछ पूर्व में किया है, समाजवादियों ने जो किया है, अगर मुलायम सिंह यादव आज नहीं और कुछ बोल के चले गए हैं तो वो समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ता है। बल्कि राजनीति तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का ही खेल है। राजनीति में जितने ज़्यादा गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं वो किसी और में नहीं। आप अपना सामाजिक जीवन जीकर इस दुनिया से विदा हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जानना चाहते हैं आपके पुरखे कौन थे और उन्होंने क्या गलती की थी, तो चुनाव लड़ लीजिए। मुझे पता करना होगा कि मेरे पुश्तों में किसी ने कोई गलती की थी, चुनाव लड़ लूँगा तो सब दूसरे ही निकाल के ले आएंगे सामने। तो चुनाव में आप विरासत को इस तरह तिलांजलि नहीं दे सकते, वो आपको ढोना ही पड़ेगी। आपकी मजबूरी हो नहीं हो, आपको करना पड़ेगा।
दूसरी बड़ी बात जो यहाँ पर ये एक तुलना हुई है, मुझे लगता है कि सेंगोल की शिवजी से तुलना करना गलत है। सेंगोल एक धर्मदंड राजदंड का प्रतीक है, वो भी राजनीति के तौर पर आया है। मैं नहीं कहूँगा, दक्षिण की राजनीति को तवज्जो देने के लिए किया होगा सत्ता पक्ष ने, लेकिन दोनों प्रतीकों की तुलना आपस में बिल्कुल गलत है। सेंगोल धर्म का प्रतीक नहीं था, सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था, लेकिन दक्षिण की राजनीति को तवज्जो देने के लिए सरकार ने उसको अपनाया, तो आप उस प्रतीक की आलोचना कीजिए। लेकिन एक समूचे बड़े व्यापक वर्ग के धार्मिक प्रतीक को इस तरह लाना, मैं फिर से कहूँगा, जिस तरह संविधान की प्रतियों को लहरा लहरा कर शपथ समारोह में लाना, अब ये प्रतीक तो वैसे ऐसे प्रतीक तो बहुत सारे होते हैं। अवधेश प्रसाद को पहली पंक्ति में क्यों बिठाया जा रहा है? मुंह चढ़ाने के लिए ना सत्ता पक्ष को, कि देखो देखो राम मंदिर कर रहे थे अयोध्या में ही तुम हार गए। ये राजनीति में प्रतीकों का खेल चलता है, लेकिन उन प्रतीकों के उपयोग में भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बड़ी बात हम मर्यादा की कर रहे हैं। देश अब ये चाहता है कि जो होना था वो हो गया, कोई अब उसको रिवर्स नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में क्यों हुआ, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन तीन परिणामों को अलग रखकर आप जरा देखिए देश की चुनावी राजनीति। अब उसके विश्लेषण में जाने का समय चला गया है। अब सरकार शपथ ले चुकी है, मंत्री शपथ ले चुके हैं, विपक्ष मजबूत मिला है, तो ये देश के लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। अगर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं था और आप निरंकुश हो गए थे, तो अंकुश है, मनमानी नहीं कर पाएंगे, रातों रात निर्णय नहीं ले पाएंगे, ठीक है, विपक्ष को साथ में लेके चलिए। ये बात सत्ता पक्ष को भी उतनी ही अच्छे से स्वीकार करनी पड़ेगी जितनी विपक्ष को। अगर अंकुश लगा है तो अंकुश के रूप में ही काम करे, और सत्ता अब उसको ध्यान में रखे कि हम अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, तो देश की संसदीय राजनीति भी अगले स्तर पर जाएगी, जनता का सम्मान भी पाएगी, और जो 280 नए सांसद आए हैं उनकी भी बात होगी। वरना संसदीय राजनीति जिस दिशा में जाने के संकेत मिले हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कुछ गुबार था, भड़ास थी, गुस्सा था, बदला था, प्रतिशोध था, आहत भावनाएं थी, जिनका सारा कुछ जो विसर्जन होना था वो इस पहले सत्र में हो गया। हम तो सकारात्मक सोच के साथ यही उम्मीद करें खबरों के खिलाड़ी के शो में, और अगले सत्र से ये सारा गुबार ठंडा पड़ के देश संसदीय राजनीति के माध्यम से नई दिशा सत्ता और विपक्ष मिलकर देंगे, यही उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, यही उम्मीद होनी भी चाहिए और हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं। जिस तरीके से सभी वरिष्ठ पत्रकारों को आपने सुना कि संसद की जो गरिमा है, जो मर्यादा है, वो कायम रहे और बात उन मुद्दों पर हो, बजाय इसके कि प्रतिशोध की राजनीति, टकराव, एक दूसरे की लड़ाई दिखाई दे। क्या कुछ होगा लगातार वो भी हम आपको दिखाएंगे और जिस तरह की परिस्थिति बनेगी उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन खबरों के खिलाड़ी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, और इस कार्यक्रम को और तमाम मेहमानों ने जो कुछ उनकी राय है उस पर आप अपने कमेंट में आकर अपनी राय भी दे सकते हैं। और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।